हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेटर अकाउंट्स में हम आज एक सम करेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ विनास लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2024 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल में देखो दो टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच ₹60 पेड अप। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। देन लॉन्ग करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 10% डिवेंचर्स एंड बैंक लोन अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ दिया है। एसेट्स में फिक्स एसेट, टेंजिबल, अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। उसके बाद करंट अकाउंट दिया, करंट एसेट दिया है। ठीक है। कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, एसेट्स रियलाइजेशन। लैंड एंड बिल्डिंग 20% मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बुक वैल्यू से 20% उसका ज़्यादा रियलाइज होता है। मशीनरी, बुक वैल्यू वॉज 40% मोर देन एक्चुअल रियलाइजेशन। जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअल रियलाइजेशन से 40% ज़्यादा है। स्टॉक 65,000, बुक वैल्यू 60,000 है पर मार्केट में उसका रियलाइजेशन 65,000 के हिसाब से हुआ। डेटर्स फ्रॉम सम कस्टमर्स ₹63,000 रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% डिस्काउंट एंड फ्रॉम रिमेनिंग कस्टमर्स ₹4,000 बैड डेब्ट्स अप्रूव्ड। तो एसेट्स का रियलाइजेशन इस टाइप से हुआ है। नंबर 2, लिक्विडेटर्स एक्सपेंस ₹5,600। नंबर 3, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 10% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है। तो बैलेंस शीट दिया है और ये फॉलोइंग जो अदर डिटेल्स दिया है उसका यूज़ करके हमें लिक्विडेटर का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं उसका। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कैश और बैंक बैलेंस। तो बैलेंस शीट में जो कैश दिया है बैंक बैलेंस 22,000। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश बैंक बैलेंस 22,000। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो एसेट उनके पास है वो खुद ही बेच दे, सेल करे और ले लेते हैं उनका अमाउंट, और जो सरप्लस अमाउंट है वो लिक्विडेटर को रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। पर ये सब में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि क्रेडिटर जो है वो अपने आप एसेट सेल करते हैं, तो यहाँ पे नील आएगा। उसके बाद एसेट्स रियलाइज। ठीक है। बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग के बारे में बोला है 20% मोर देन बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू है उसका 20% ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो बुक वैल्यू 1 लाख, बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है 1 लाख। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 मोर आ रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेशन जो है वो 1,20,000 होगा। उसके बाद मशीनरी का बुक वैल्यू 1,40,000 है, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, बुक वैल्यू वॉज 40% मोर देन एक्चुअल रियलाइजेशन। ठीक है। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना होगा मशीनरी का। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मशीनरी, बुक वैल्यू वॉज 40% मोर देन एक्चुअल रियलाइजेशन। सपोज एक्चुअल रियलाइजेशन जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़। बुक वैल्यू कितना है 40% मोर प्लस मोर 40%। तो 100 का 40% यानी 40, यानी बुक वैल्यू कितना होगा 140। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर बुक वैल्यू 140 है, 140 अगर बुक वैल्यू है तो उसका एक्चुअल रियलाइजेशन जो है वो कितना आ रहा है 100। 140 के सामने 100 आ रहा है। तो बुक वैल्यू कितना है मशीनरी का 1,40,000। तो 1,40,000 से हिसाब से कितना होगा। ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे हम, तो आपका आंसर आ रहा है 1 लाख रुपीज़। तो मशीनरी का 1 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है 1 लाख। उसके बाद स्टॉक 65,000, तो स्टॉक का 65,000। देन डेटर्स का क्या लिखा है
1,10,000, ठीक है। उसके ऊपर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम सम डेट कस्टमर्स ₹63,000 रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% डिस्काउंट एंड फ्रॉम रिमेनिंग कस्टमर्स ₹4,000 बेड स्टेप्स अक्रूड। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल जो डेटर्स है वो कितना है, 1,10,000। डेटर्स का इतना अमाउंट है टोटल, ठीक है। फ्रॉम सम कस्टमर्स ₹63,000 रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% डिस्काउंट। सपोज अमाउंट ऑफ डेटर्स ₹100 माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप उनको, 10%। तो 10% का हिसाब से ₹10 हो गए, ठीक है। ₹90 आपको रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। ₹90 अगर रिसीव्ड अमाउंट है तो डेटर्स का अमाउंट कितना होगा, ₹100। ₹90 अगर रिसीव्ड अमाउंट है तो डेटर्स गए ₹100। सो कितना रिसीव हो रहा है आपको, 63,000। 63,000 अगर रिसीव हो रहा है तो डेटर्स का कितना होगा, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70,000, ठीक है। 70,000 डेटर्स का अमाउंट होगा। तो अब ये 1,10,000 है। 1,10,000 में से 70,000 के जो डेटर्स है उनका यहाँ पे आंसर आ रहा है कि 70,000 का डेटर्स है, उनसे आपने डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% यानी 7,000, यानी आपको कितना रिसीव हुआ, 63,000। ये जो सम में दिया है वो 63,000 रिसीव्ड हुआ, ठीक है। तो 1,10,000 में से 17,000 का कैलकुलेशन हो गया। अब बाकी कितने बचे, 1,10,000 में से 17,000 आप माइनस करो तो रिमेनिंग डेटर्स 40,000, ठीक है। ये बाकी के डेटर्स है। तो ये उसके लिए क्या बोला है, फ्रॉम रिमेनिंग कस्टमर्स ₹4,000 बेड डेप्स अक्रूड। तो इसमें से आपको 4,000 नहीं मिल रहा है, बेड डेप्स हो रहा है। तो इसमें से कितना मिल रहा है, 40,000 में से 4,000 अगर नहीं मिल रहा है तो 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रिसीव्ड हुआ 63,000, यहाँ पे इतना रिसीव्ड हुआ 36,000। तो 63 प्लस 36,000 इक्वल टू 99,000। टोटल आपको इतना रिसीव्ड हो रहा है 99,000 फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स का जो है हम लोग लिखेंगे 99,000। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद चारों एसेट्स का जो रियलाइजेशन वैल्यू उसका टोटल करेंगे तो 3,84,000 आएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड पे अभी इतना ही। अभी पेमेंट साइड पे सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो कोई ऐसा क्रेडिटर्स है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो ऐसा कोई क्रेडिटर्स है कि जिनको हमने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर है देखो, बैंक लोन अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। यानी लैंड एंड बिल्डिंग के सामने बैंक लोन लिया है, कितना का, 60,000। तो ये जो है 60,000 सबसे पहले आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, तो लिक्विडेटर्स एक्सपेंस 5,600, सेकंड पॉइंट में ये आएगा। उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर को कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, 10% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना भी पे करेंगे उसका 10%। अब एक चीज हमेशा याद रखनी कि जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन गिनना होता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, ठीक है, उनके ऊपर भी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड को तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी देना पड़ेगा। ये तो दोनों को जो अमाउंट दिया है उसके ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आएगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अभी हम बाकी रखते हैं, ये पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि
अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पॉइंट भी नहीं आया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी पॉइंट नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ रहा है 5000, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमने पे किया 5000। देन डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है, तो देखो लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 10% डिबेंचर्स 50,000, तो डिबेंचर्स होल्डर्स को 50,000 देंगे। करंट लायबिलिटीज़ में देख लेते कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिबेंचर पे, नहीं है, ठीक है, तो कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर को 50,000 पे कर रहे हैं। देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोई अदर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 79,000, तो यहाँ पे 79,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी जाएगा। चलो, अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी आ गए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी आ गए, दोनों को जो अमाउंट पे हुआ है उसके ऊपर लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में क्या बोला है, 10% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 79,000 पे किया, 79,000 का 10% यानी 7,900, एंड अनसिक्योर्ड के साथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो दिया है अमाउंट 5,000, उसके ऊपर भी गिनना पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल को कितना दिया 5,000, 5,000 का 10% यानी 500 रुपये, तो दोनों को मिला के लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन हो गया 8,400। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक हमने पे कर लिया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आगे अभी नहीं जाना है, तो यहाँ तक कितना पे किया और यहाँ तक की इनकम कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिसिप्ट साइड पे देखो, कैश बैलेंस 22,000 एंड एसेट्स रियलाइजेशन 3,84,000, इन दोनों का टोटल मिला के 4,06,000 रुपये आपका टोटल रिसिप्ट है, ठीक है, इन रिसिप्ट साइड पे। उसके बाद पेमेंट अप टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स, यहाँ तक फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स से लेके अनसिक्योर क्रेडिटर्स तक कितना पे किया, तो टोटल पेमेंट्स अप टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स 2,08,000। तो रिसिप्ट में से पेमेंट्स माइनस करते हैं तो 1,98,000 आपका रिमेनिंग या तो सरप्लस अमाउंट आएगा, ठीक है। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, हमारे पास कितना अमाउंट बचा है 1,98,000। प्रेफरेंस शेयर को कितना पे करना है, देखो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 1,00,000 है और कोई डिविडेंड नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर को 1,00,000 पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,00,000 पे किया, स्टेटमेंट पे राइट साइड में दिखा देते हैं 1,00,000। तो 1,98,000 में से 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड कर दिया। अब आपके पास कितना बचा है 98,000 सरप्लस अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए ओनली 98,000 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल पे कितना करना है, तो देखो दो टाइप्स के इक्विटी शेयर्स है। पहले का पेड अप शेयर कैपिटल 1,00,000 है, दूसरे का 1,14,000, तो दोनों मिला के 2,14,000 अमाउंट टू बी अनपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अमाउंट अनपेड है यानी टू बी पेड करना है, लेकिन हमारे पास उनके लिए बचा कितना है ओनली 98,000। तो 98,000 हम माइनस करेंगे तो डेफिसिट अमाउंट जो है वो मिलेगा 1,60,000, 16,000, 1,16,000 कैपिटल डेफिशिएंसी। अब कैपिटल डेफिशिएंसी पर इक्विटी शेयर ढूंढेंगे, ये जो आया वो टोटल था, पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो कैपिटल डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है 1,16,000 उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, तो दो इक्विटी शेयर है 1,000 और 1,900, प्रेफरेंस को लेना नहीं है, तो 2,900 से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल डेफिशिएंसी पर इक्विटी शेयर 40 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है या तो उनसे कितना लेना है, ठीक है, तो अमाउंट टू बी रिटर्न और कॉल्ड। तो सबसे पहले वाले इक्विटी शेयर का देखते हैं, तो कितना है फुल्ली पेड 100 रुपीज़ इज फुल्ली पेड अप, तो पेड अप 100 माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी 40 यानी उनको 60 रुपीज़ रिटर्न करना है, ठीक है। ये अमाउंट अगर माइनस आता है तो उनको रिटर्न नहीं करना है, उनसे लेना है, कॉल करना है। सेकंड प्रेफर इक्विटी शेयर पे देखते हैं 60 रुपीज़ पेड अप, ठीक है, तो 60 रुपीज़ पेड अप माइनस 40 रुपीज़ कैपिटल डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 20 रुपीज़ रिटर्न, यानी पहले वाले इक्विटी शेयर पे 60 रुपीज़ रिटर्न करना है, दूसरे वाले पे 20 रुपीज़, ठीक है। तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स
पहले वाले कितने इक्विटी शेयर है 1000, 1000 पे हमारी गिनती के हिसाब से 60 रुपया, तो 1000 शेयर 60 रुपया के हिसाब से 60,000। दूसरे वाले शेयर का नंबर्स कितना है 1900, तो 1900 शेयर्स और कितना रिटर्न करना है 20 रुपया पर शेयर, तो 1900 तो 20 रुपये के हिसाब से 38,000। तो इस तरह से आपका सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे 4,06,000, 4,06,000। तो इस तरह से ये सम यहाँ पर ख़त्म होता है।